नमस्कार सभी को। मैं नीरज यादव जिला शिक्षा विभाग गोपालगंज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी ने हमारा जो टॉपिक था सारणिक उसके बारे में पढ़ा होगा। कल की जो हमारी क्लास थी 4.2, तो 4.2 के बारे में हमने क्या पढ़ा था? 4.2 के बारे में हमने पढ़ा था कि उसमें जो है कुछ आइडेंटिटी का यूज करना था, कुछ प्रॉपर्टी का हम यूज करके मतलब सत्यापित किया था, ठीक है ना। तो उसमें हमने जो है कुछ सवाल किए थे। 14 सवाल तक हम कर चुके थे। उसके बाद उसमें है 15 और 16। तो 15 और 16 में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। उसमें दिया है कि ये कोई 3/3 कोटि का एक आयु है, वर्ग आयु। तो उसका मान क्या होगा, किसका मान क्या होगा? तो ये जो कोटि है 3/3 का, 3/3 का कोई मैट्रिक्स है, तो उसमें के ए, तो इसका मान क्या होगा? तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी अवयव है जिसमें के की मल्टीप्लाई है, तो उसको वो जो है हर उसमें गुणा होगी, उसकी हर रो और हर कॉलम, मतलब प्रत्येक अवयव में उसकी गुणा होगी। जब प्रत्येक अवयव में गुणा होगी, तो अगर ही हम उसकी के की मल्टीप्लाई प्रत्येक अवयव में करते हैं तो पहली रो से एक के बाहर आएगा, अगर सारणिक करते हैं तो। उसके बाद दूसरी रो से के कॉमन आएगा, तीसरी रो से भी के कॉमन आएगा, और उसके बाद फिर सारणिक की वैल्यू जो भी हम निकाल लेंगे। तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो इसका सिंपल सा ऑप्शन सी था, इसे आप देख लेना। उसके बाद 16 क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सारणिक एक वर्ग आयु है, सारणिक एक आयु से संबंध संख्या है, सारणिक एक वर्ग आयु से संबंध संख्या है। तो इसका हमने जो शुरू में इसकी डेफिनेशन बताई थी कि सारणिक एक वर्ग आयु से संबंधित एक संख्या है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन सही है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब मैट्रिक्स के सहायता से एरिया ऑफ ट्राइंगल हम किस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे हमारा दिया है, यदि हमारे पास कोई त्रिभुज है, उसके कोई कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो हमारा सिंपल फॉर्मूला हमने पढ़ा था 9th-10th में, 1/2 x1 y1 माइनस y2 x2 y2 माइनस y3 x3 y3 माइनस y1। यदि इसे हमें मैट्रिक्स फॉर्म में पढ़ना है तो सिंपल मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, डिटरमिनेंट फॉर्म में x1 y1 1 x2 y2 x3 y3, और एक रो हमारी जो है, एक कॉलम जो है हमारा 1 1 1 हम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमने पढ़ा था 10th में 9th में कि यदि कोई संरेख है, यदि 3 पॉइंट संरेख हैं, जब 3 पॉइंट संरेख हैं तो उनका जो एरिया, अगर जब क्योंकि वे एक ही लाइन पर है, तो एक ही लाइन पर तो एरिया क्या होगा? एरिया हो जाएगा 0। तो उनका एरिया 0, एरिया को डेल में लिख देते हैं, तो एरिया कितना है? 0। यदि इसमें हमें कोई 3 पॉइंट संरेख सिद्ध करने हैं तो हम सिंपल क्या करेंगे, डेल की वैल्यू क्या रख देंगे? 0 से 0 रख देंगे, और 0 का मतलब वे तीनों पॉइंट संरेख है। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक है, इसमें हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम सिंपल 2-4 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है उपसारणिक और सैकंड। तो उपसारणिक और सैकंड के बारे में हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल के कुछ सवाल देख लेते हैं। जैसे 4.3 में हमारा सवाल दिया गया है, 4.3 में हमारा सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है कि दिए गए शीर्ष बिंदु त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट में से हम कोई सा एक पार्ट करेंगे। जो पहला पार्ट दिया गया 106043, 1060 और 43। जब 1060 अवयवों के शीर्ष बिंदु वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कहीं भी सारणिक का कोई जिक्र नहीं है, तो समझ लो सिंपल फॉर्मूले से कर देंगे हम क्या करेंगे, x1 y1 माना करके, माना x1 y1 कितना हो जाएगा? 10। उसके बाद x2 y2 60 और x3 y3 43। सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, डेल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। ये आपको याद रखना पड़ेगा।
याद रखने का सिंपल टेक्निक है x1 x2 x3, उसके बाद में 2 3, मतलब जैसे 1 2 3 है, एक तरह का इस तरह से घड़ी में समझ लो, जैसे 2 3 फिर 3 1 और 1 2, 2 3 3 1 1 2, इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। और सिंपल वैल्यू पुट करेंगे हम। x1 की वैल्यू कितनी है? x1 की वैल्यू हमारी 1, y2 की वैल्यू कितनी है? 0, y3 की वैल्यू कितनी है? 3। उसके बाद x2 की वैल्यू कितनी है? 6, y3 की वैल्यू कितनी है? 3, y1 की वैल्यू कितनी है? 0, x3 की वैल्यू कितनी है? 4, और y1 की वैल्यू कितनी है? 0, और y2 कितना है? 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 3 1 -3, 6 3 18, ये 0 0, तो ये पूरा 0 हो गया, और 18 में 3 गया, 15/2। तो 15/2 वर्ग इकाई, क्योंकि यूनिट हमें पता नहीं है तो सिंपल लिख देंगे वर्ग इकाई। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट हम कर लेंगे। उसके बाद हमारा दिया गया क्वेश्चन नंबर 2 में कि दर्शाइए दर्शाइए कि बिंदु ए बी प्लस सी ये क्या है? सररेख है। जब ये बिंदु सररेख है तो हम क्या काम करेंगे? इसका एरिया निकाल लेंगे, और इसका एरिया हम क्या करेंगे? 0 रख देंगे, मतलब 0 सिद्ध कर देंगे। अगर एरिया 0 है तो हम बोल देंगे कि अतः ये बिंदु सररेख है। अब 0 कैसे आएगा? उसके लिए आप जो है उसका विस्तार भी कर सकते हैं, या फिर जो है प्रॉपर्टी का यूज भी कर सकते हैं। जैसे हम बता देते हैं इसे। तो हमें बिंदु क्या दिया गया? हमें बिंदु दिया गया ए बी सी, ए बी सी, क्वेश्चन नंबर 2। ए बी प्लस सी, ए बी प्लस सी। उसके बाद बी है बी सी प्लस ए, बी सी प्लस ए, बी सी प्लस ए। उसके बाद है सी, है सी ए प्लस बी, प्लस बी। तो ये हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सररेख सिद्ध करना है। सररेख सिद्ध करना है तो इसे हम मान लेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। मतलब जो है हम इसे जो है एरिया के सारणी की सहायता से भी कर सकते हैं और फॉर्मूले की सहायता से भी कर सकते हैं। सारणी में क्या बताया था? x1 y1 1, तो x1 की वैल्यू रखो तो a b प्लस a, b c प्लस a, उसके बाद c a प्लस b, और ये क्या है? 1 1 1। तो कर दो प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी जो है लगा दो, क्योंकि सारे सेम है। तो C1 चेंजिंग C1 प्लस C2 प्लस C3, तो कितना आ जाएगा? a प्लस बी प्लस सी प्लस 1, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 1, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 1। यहाँ के क्या बचा? बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी, क्योंकि प्रॉपर्टी से जल्दी हो जाएगा। उसके बाद ये क्या है? कॉमन। तो इसका मतलब जब ए बी सी इसमें कॉमन रख देंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस 1, उसमें लिख देंगे ए प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर। तो यहाँ क्या बचा? 1 1 1, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, 1 1 1। एक हमने प्रॉपर्टी बताई थी कि यदि किसी सारणी का कोई रो या कोई कॉलम सेम है तो उसमें क्या आ जाएगा उसका आंसर? 0। तो इसकी वैल्यू क्या है? 0। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो है कोई रो या कॉलम सेम है तो इसमें किसकी वैल्यू कितनी है? 0। तो जब इसकी वैल्यू 0 है तो इसकी पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? a प्लस बी प्लस सी प्लस 1। तो ये कितनी, इसकी वैल्यू कितनी है? 0।
तो टोटल क्या है 0। तो जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल को आप मैट्रिक्स की सहायता से भी कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट की सहायता से, और सिंपल फॉर्मूले के हिसाब से भी कर सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि के की वैल्यू बतानी है। के की सिंपल वैल्यू है कि आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, और वैल्यू पुट करने के बाद में इसका एरिया जो है दिया हुआ है, जैसे क्या दिया हुआ है इसमें, एरिया इसका 4 दिया है। जब एरिया 4 दिया है और तो उसमें के की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 3 वैल्यू दी गई है, K0, 40 और 02। K0, 40 और 02। क्षेत्रफल कितना दे रखा है 4, तो रख दो K0, 40, 02, 111। तो डेल की वैल्यू है, तो डेल बराबर कितना है 4। अब जो है आप किसी भी रो या कॉलम के हिसाब से इसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें के की वैल्यू निकालनी है। जब के की वैल्यू निकाल ले तो इसे जो है पंक्ति के अनुदिश कर देंगे। तो R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, तो R1 के सापेक्ष जब विस्तार करेंगे तो यहाँ की, उसके बाद हमने बताया था ये इसी में जो है उपसारणी के अंदर हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। जब हम के अकॉर्डिंग सोल्व कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ये क्या है पहली रो पहली कॉलम, तो इसमें आ जाएगा हमारा 0 1 2 1, मतलब इसे हटा देंगे ये, तो 0 1 2 1। बीच में क्या है 0, तो माइनस लगाते हैं यहाँ पे 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, +1। तो +1, तो मतलब ये इस रो को खत्म कर लेंगे हम, और इस कॉलम को, तो कितना बचा 4002। तो 4002 बराबर कितना है 4। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो k 0 माइनस का 2, तो माइनस का 2। उसके बाद 0 इससे छोड़ देंगे, +1। यहाँ पर कितना बचा 4 दूनी 8 माइनस 0, 4 दूनी 8 माइनस 0 बराबर कितना बचा 4। तो -2 के +8 एकम 8, क्योंकि 8 माइनस 0 8 बचेगा, बराबर कितना 4। अभी 4 इधर रख लेंगे हम, 8 में 4 गए 4, -2 के उधर रख देंगे +2 के, तो के की वैल्यू कितनी आई 8/2 4। तो इस तरह से हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 5 क्षेत्रफल दिया हुआ है और के की वैल्यू हमें निकालनी है। उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है उपसारणिक और सहखंड, उपसारणिक और सहखंड, उपसारणिक और सहखंड। इसका इंग्लिश भी आपको पता होना चाहिए, माइनर एंड कोफैक्टर, माइनर एंड कोफैक्टर। तो माइनर एंड कोफैक्टर, जैसे आपने सुना होगा सेट, तो सेट मतलब समुच्चय, उसके बाद सुना बताया था सबसेट मतलब उप समुच्चय। सेम उसी तरीके से सारणिक, और सारणिक का एक तरह सबसेट क्या है उपसारणिक। तो इसमें जैसे हम हमारे पास सपोज करो कोई मैट्रिक्स कोई डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट को हम जो जनरल डिटर्मिनेंट करते हैं, जैसे पहला अवयव क्या होता है 1 1, 1 2, 1 3, इस तरह से हमने बताया था 2 1, 2 2, 3 3, नहीं 2 3, 3 1, 3 2, 3
3। ये हमने क्यों किस लिए रखा था, इसका मतलब है पहली रो, भाई ये पहली रो है, 1 2 3, ये क्या है, रो, इस तरह से। और ये क्या है, कॉलम, मतलब C1 C2 C3 R1 R2 R3। तो इसका मतलब पहली रो पहला कॉलम, पहली रो, क्योंकि रो तो पहली है, कॉलम बदल जाओ 1 2 3, रो कौन सी है, सेकंड सेकंड सेकंड, कॉलम 1 2 3, रो कौन सी है, थर्ड, तो कॉलम 1 2 3। तो ये सभी अवयव आपने देखा होगा इसे। तो उपसारणिक में हम क्या करेंगे, उपसारणिक को जो हम माइनर, माइनर का मतलब शॉर्टकट में MIJ, मतलब जिसका भी हमें उपसारणिक निकालना है, जिस भी अवयव का, सपोज करो हमें MIJ निकालना, मतलब MIJ का मतलब है कि AIJ का उपसारणिक। तो MIJ का क्या करेंगे हम, AIJ का उपसारणिक। तो AIJ का उपसारणिक क्या बनेगा, MIJ। अब ये हमारा जनरल टर्म हो गया। जैसे सपोज करो हमें क्या निकालना, पहली रो पहला कॉलम का उपसारणिक बताना है। तो पहली रो पहला कॉलम, तो मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, IJ मतलब A11 का उपसारणिक। तो इसका उपसारणिक जो है हमारा, जब पहली रो पहला कॉलम है, तो उस पंक्ति और उस स्तंभ को हटा देंगे। तो इसका मतलब है प्रथम पंक्ति और प्रथम कॉलम के अवयव को हटाने पर तो प्रथम कॉलम और प्रथम का अवयव का जब हटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, तो ये बचेगा A22 A23 A32 A33। तो इस तरह से हम किसी भी अवयव का उपसारणिक निकाल सकते हैं। शर्त यह है कि जिसका भी हम निकाल रहे हैं उस पंक्ति और उस कॉलम के अवयव को हम वहां से हटा देंगे, और बाकी जो बचे अवयव हैं वे उसका क्या है, वे उसका है उपसारणिक। तो उपसारणिक सभी को समझ में आया होगा। अगर बाई चांस इसी तरह का हमें A2 का निकालना, A2 का उपसारणिक, मतलब A2 का उपसारणिक। तो A2 का उपसारणिक मतलब A2 है, 2 है, तो M22, तो M22 मतलब दूसरी रो दूसरी कॉलम हटाओगे, दूसरी रो दूसरी कॉलम, तो क्या बचा, A11 A13 A11 A13 A31 A33 A31 A33। ठीक है। तो सिंपल ये टॉपिक है उपसारणिक। तो इस तरह से उपसारणिक जो है निकालना आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सहखंड। तो सहखंड क्या है, सहखंड को इसी से समझेंगे कि सहखंड है क्या। सहखंड मतलब इसे हम नोट करते हैं कैपिटल AIJ, IJ जनरल टर्म मान लेंगे। तो AIJ जो हमारा उपसारणिक है MIJ, यदि हम इसमें -1 की पावर I+J से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सहखंड। कुल मिलाकर बात यह है कि इसमें हमें जो है चिन्ह का ध्यान रखना है। मतलब सहखंड में ओनली चिन्ह चेंज होगा कि यदि ये चिन्ह या तो पॉजिटिव या ये चिन्ह नेगेटिव। जैसे हम M11 की बात कर रहे हैं, हमें क्या निकालना है यहाँ पर, हमें निकालना है A11। जब A11 निकालना है तो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, तो माइनस, तो 1 पर 1 कितना हो गया, 2।
तो इसका मतलब -1 की बात 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस। तो इसका मतलब है कि पहली रो पहला कॉलम का जो उपसारणिक है और जो सेकंड है वे दोनों क्या है, वे दोनों बराबर है। सेम इसी तरीके से यदि हमें इसका वो बताना सेकंड, तो मतलब कैपिटल A2, तो कैपिटल A2 मतलब -1 की पावर I प्लस J, मतलब 2 + 2 4, और सिंपल क्या रख देंगे M22, मतलब उपसारणिक। तो -1 की 4 कितना आएगा, प्लस, तो ये भी किसके बराबर आ गया, सेम M22। तो सारणिक और उप सहखंड को आपने समझा होगा। इसके बाद में इसमें हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे प्रश्नावली 4.4। तो प्रश्नावली 4.4 में दिया है निम्नलिखित सारणों के अवयवों के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करने हैं। जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, तो 2/2 का मैट्रिक्स है, इसमें 2 - 4 0 3, 2 - 4 0 3। तो ये डिटरमिनेंट एक दिया हुआ है, इसमें बताना है कि निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक और सहखंड। तो इसका मतलब अवयव क्या है, 2, तो 2 का उपसारणिक क्या होगा, 2 का सहखंड क्या होगा, उसके बाद -4 का उपसारणिक क्या होगा, ठीक है ना, और -4 का सहखंड क्या होगा। तो इस तरह से हम इसे बार बार नहीं लिखेंगे, सिंपल क्या करेंगे, सिंपल हम लिखेंगे 2 का उपसारणिक मतलब M11 क्या होगा, A11 क्या होगा, M12 क्या होगा, A12 क्या होगा, उसके बाद M21 क्या होगा, A21 क्या होगा, M22 क्या होगा, और A22 क्या होगा। तो इस तरह से, तो M11 की बात हम करेंगे तो हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि पहली रो प्रथम कॉलम को हटाकर, तो प्रथम पहली रो प्रथम कॉलम हटाया तो क्या बचा हुआ, 3, क्योंकि कोई सारणिक तो बना नहीं, तो कितना बचा, 3। A11 क्या है, क्योंकि इसकी -1 की पावर यहाँ पर कितने, 1 और 1 2, तो कितना होगा, +3, बस। 1 2 मतलब पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम मतलब ये और ये, तो क्या बचा, 0। अब 2 और 1 3, तो 3 -1 की पावर कितना बचा, 3, तो क्या हो गया, -0। अब -0 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या बचा, 0। अब 2 1 देख लो, इसका मतलब दूसरी रो पहला कॉलम, तो कितना बचा, -4, -4। उसके बाद इसमें क्या करेंगे हम, इसमें 2 और 1 3, तो -1 की पावर 3, तो माइनस बचा, और -4 पहले से ही है, तो माइनस माइनस +4। अब इसमें आ जाओ, मतलब जो सहखंड है बस ओनली चिन्ह का डिफरेंस है और बाकी सेम है। M22 मतलब दूसरी रो दूसरी कॉलम, तो क्या बचा, 2 बचा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। अब A22 -1 की पावर कितना, I प्लस J, तो 2 और 2 4, तो -1 की जब 4 पर करेंगे तो क्या है, प्लस, तो ये भी सेम है। तो इस तरह से हम जो है किसी भी अवयव के सारणिक उपसारणिक और सहखंड निकाल सकते हैं। तो ये हमारा था 2/2 मैट्रिक्स का। यदि हमें जो है 3/3 मैट्रिक्स का निकालना है, एक सवाल हम 3/3 मैट्रिक्स का करेंगे, एक सवाल 3/3 मैट्रिक्स का करेंगे इसमें।
क्वेश्चन नंबर 2 का मान लिया सेकंड पार्ट रखते हैं हम, 2 का सेकंड पार्ट। तो 104 35 -1 35 104 35 -1 012। तो इसका हमें निकालना उपसारणिक और सहखंड। तो निकाल दो। A11 A12 नहीं, M1 निकालो पहले। M11 M12 M13 M21 M21 M22 M23। तो M11 मतलब पहली रो पहला कॉलम, तो क्या बना 5 -1 1 -1 2। उसके बाद M12 का मतलब पहली रो दूसरा कॉलम, तो क्या बचा 3 -1 0 2 3 -1 0 2। उसके बाद M13 पहली रो थर्ड कॉलम, तो 3 5 0 1 3 5 0 1। उसके बाद M21 का हो जाएगा हमारा दूसरी रो पहला कॉलम, तो 0 4 1 2 0 4 1 2 0 4 1 2। M22 तो इसका आ गया 1 4 0 2 1 4 0 2। रखने का तरीका ये, जैसे M22 है तो दूसरी रो खत्म, दूसरी कॉलम खत्म, तो क्या बचा 1 4 0 2, तो 1 4 0 2। M23 का दूसरी रो थर्ड कॉलम, तो कितना बचा 1 0, दूसरी रो थर्ड कॉलम, तो 1 0 0 1 0 1। उसके बाद M31 M31 M32 M33। तो M31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या बचा 0 4 5 -1 0 4 5 -1 0 4 5 -1। उसके बाद M32 3 2, तो क्या बचा 1 4 3 -1 1 4 3 -1। M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो क्या बचा 1 0 3 5 1 0 3 5 1 0 3 5। अब ये सभी जो है 2x2 मैट्रिक्स, यदि 3x3 है तो उसका जो आपको उपसारणिक है वो 2x2 का बनेगा। अब इन सभी को हम सोल्व करेंगे, तो सोल्व करो। पहले मेन डायगोनल 5 गुना 2, ठीक है, फिर बीच में माइनस का निशान आता है, फिर ये डायगोनल ऑफ डायगोनल 1 गुना -1, तो 5 दूनी 10 माइनस माइनस प्लस, तो एक कम एक, तो 10 और 1 11। इस तरीके 3 2 जा 6, क्योंकि ये तो 0 हो गया, 3 एकम 3, क्योंकि ये तो 0 हो गया, ये 0 तो 4, लेकिन बीच में माइनस आओ फॉर्मूले में -4। ये 2 1 जा 2, ये तो 0 है, ये 1 1 1 है, क्योंकि ये तो 0 है। उसके बाद ये 0 है तो माइनस आएगा फॉर्मूले में, 5 चौक 20। उसके बाद -1 और माइनस फॉर्मूले में है, तो 4 तिया 12, तो 12 एक माइनस का 13। उसके बाद 5 1 जा 5, और ये तो क्या है 0। तो इस तरह से हम उपसारणिक की वैल्यू निकाल सकते हैं प्रत्येक अवयव की। अब बात है सहखंड, क्योंकि सहखंड हमें निकालना है,
तो सेम इसी के सामने M11, तो यहाँ पे लिख देंगे A11। यहाँ पे M12, तो यहाँ पे लिख देंगे A12। यहाँ पे लिख रहा है M13, तो यहाँ पे लिख देंगे A13। उसके बाद यहाँ पे लिख रहा है M21, तो A21। उसके बाद M22, तो यहाँ लिख देंगे A22। यहाँ लिख रहा है 23, तो A23। उसके बाद यहाँ पे M31, यहाँ लिख देंगे कोमा लगा के A31। M32, A32। M33, A33। हमने क्या बताया था कि इसमें सिर्फ जो है चिन्ह का डिफरेंस है, ठीक है ना। चिन्ह का सिंपल बताया था, 1 1 मतलब पावर कितनी, 2, तो कितना है प्लस, ठीक है। 1 2 पावर कितनी है, 3, 2 और 1 3, तो निशान क्या है माइनस। 1 और 3 4, तो कितना आएगा प्लस। 2 1 क्या है एवन, तो एवन का मतलब माइनस। 2 और 2 4, तो एवन है यहाँ पे और था, तो प्लस। 3 और 2 5, तो माइनस आएगा। 3 और 1 4, तो प्लस, ये माइनस, ये प्लस। अगर आप याद रखना चाहते हैं तो इसका सिंपल है प्लस माइनस प्लस, या ऐसे भी याद रखते हैं डायरेक्ट। प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस, मतलब माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो पहला प्लस, दूसरा माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। अब बाकी जो भी उपसारणिक की वैल्यू से रख देंगे। तो M11 मतलब कितना है, 11, तो ये है -11, तो -11, क्योंकि प्लस है यहाँ, तो जब प्लस है तो +11 आ जाएगा। ये माइनस, तो -6, यहाँ 3 रख दो। ये -4 है, और माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस +4। ये +2, यहाँ ही प्लस है 2, यहाँ 2 1 है, तो यहाँ माइनस है, तो -1। उसके बाद ये 20 है, तो ये 20 का 20 रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ माइनस है, यहाँ -13 माइनस माइनस +13, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ 5, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, +5। तो इस तरह से उपसारणिक और सहखंड की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो 4.4 में क्वेश्चन नंबर 1 2 सेम इसी तरीके से होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ही सेम है। इसमें एक फॉर्मूला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम बता देते हैं, उसी के आधार पर होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, तो इसमें एक सारणिक दी गई है डैश। तो सारणिक जनरल सारणिक है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो हमें क्या निकालना है, हमें इसका जो है डिटरमिनेंट निकालना। तो डिटरमिनेंट निकालने का तरीका हमने आपको बताया था कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अनुदेश हम निकाल सकते हैं। बस शर्त क्या है, अगर हम किसी रो, एक रो के साथ निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब उसी रो के अकॉर्डिंग निकालना है, ठीक है ना। इसी रो के तो इस रो के अकॉर्डिंग, इस रो तो इस रो के अकॉर्डिंग, मतलब किसी के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ हमें किसकी फॉर्म में लिखना है, यहाँ हमें लिखना है सहखंडों का प्रयोग करके। तो इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है AIJ का सहखंड AIJ हो तो क्या होगा। तो A11, तो ध्यान से देखो, अगर जब 1 1 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, सपोज करो ये अवयव है, तो इस अवयव में हम किसकी मल्टीप्लाई करते थे, इस डिटर्मिनेंट की, बनाया था ना ये वाला, ठीक है। उसके बाद इसकी बारी आती थी तो इसे रोक देते थे उसे, तो इसमें हम कहेंगे A11, और उसके बाद में हमारा A1 सेकंड, ये फॉर्मूला है। A12
तो A12, A13 तो A13। ये सवाल, हालांकि सवाल ये हमने पहले बता देते, बस यहाँ इनका नाम रख दिया गया है एक सहखंड। नहीं तो हमने सिंपल बताया था, इसकी जब इसे रखेंगे हम तो इनकी मल्टीप्लाई, जब इसे रखेंगे तो इसे ढक लेंगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई। लेकिन अब उसका नाम क्या आया निकल गया, सहखंड। बताया था ना। यदि हम इसके अकॉर्डिंग निकालना है, सबकी वैल्यू सेम है, हमें जो है दूसरे पंक्ति का अनुदेश निकालना, तो A21, तो A21, A22 तो स्मॉल लिखो, तो A22 तो A3323 तो AB23। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर दिया गया है। तो जो ऐसा ऑप्शन किस में मिल रहा है हमारा, A11, A21, A31, A31। मैं दोनों सेम किस में है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें, क्योंकि इसमें A31 की बात कर रहा है, A11, उसके बाद A21, A22, A31, A31, मतलब इसके अकॉर्डिंग खोल रहा है वो, प्रथम कॉलम के अनुदेश। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में प्रथम स्तंभ के अनुदेश, प्रथम स्तंभ के सापेक्ष विस्तार करने पर, विस्तार करने पर, क्योंकि प्रथम स्तंभ के सापेक्ष A11, A11 ये आंसर है इसका। A21 है तो A21 है। ये क्या है, 31, ये क्या है 31। जब A31 है तो इसका मतलब कैपिटल भी, सेकंड भी A31, तो यही आंसर है इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में दिया दूसरी पंक्ति के अवयवों को सेकंडों का प्रयोग करके। तो ये हमने बहुत सारे सवाल बता दिए हैं, कोई सी पंक्ति के अकॉर्डिंग हमें खोलना है तो इसमें वैल्यू पुट कर देनी है बस। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडजॉइंट। एडजॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। एडजॉइंट का मतलब है सहखंडज। तो हमारा है सहखंडज टॉपिक, सहखंड, वो है सहखंड और ये है सहखंडज। तो इसमें है एडजॉइंट का मतलब हुआ है सेकंड, एडजॉइंट एंड इनवर्स किसके, ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सहखंडज एवं व्युत्क्रम किसका, आयु का। तो आयु के सहखंडज और व्युत्क्रम, मतलब एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो किस तरह से निकाल लेंगे, सबसे पहले बात हम समझते हैं एडजॉइंट को, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले है इनवर्स निकालने में। तो हमने पढ़ा था सहखंड, तो सहखंडों का हम क्या बनाएंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे, A11, A12, A13। ठीक है, उसके बाद A21, 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 A22, A23। उसके बाद है A31, A32 और A33। तो जो हमारे सहखंड हैं, सहखंड का हम क्या बनाएंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे, उन सबको जो है स्टेबल में रखने के बाद उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब परिवर्त। तो इस सहखंडों का जो परिवर्त है उसे हम क्या बोलेंगे, एडजॉइंट। मतलब सहखंडों का जो परिवर्त है उसे हम बोल देंगे सहखंडज, मतलब एडजॉइंट। ठीक है, तो इसका परिवर्त क्या आ जाएगा,
तो A11 A12, तो यहाँ आ जाएगा A11 A12 A13, A21 A22 अरे 23, A31 A32 अरे 33। तो इस तरह से हम क्या निकाल लेते हैं, एडजेंट निकालते हैं, मतलब सहखंडों के जो मैट्रिक्स बनेगा उसका परिवर्त। अब इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे 2x2 मैट्रिक्स और 3x3 मैट्रिक्स का एडजेंटो पे कैसे निकालते हैं। जैसे हमारा कोई इसमें दिया है प्रश्नावली एक्सरसाइज 4.5, तो एक्सरसाइज 4.5 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया है हमारा, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, ध्यान रखना अगर 2x2 मैट्रिक्स है और उसका हमें एडजेंट निकालना है तो उसका डायरेक्ट आंसर है क्या है, हमने बताया था स्टार्टिंग में बताया था कि जो मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल से क्या करेंगे हम, मेन डायगोनल को हम परस्पर बदलेंगे, परस्पर बदलेंगे। और जो ये ऑफ डायगोनल है ये वाला, इसे हम क्या करेंगे, इसे हम जो चिन्ह बदलेंगे, चिन्ह बदलेंगे। जैसे इसे हमने ये मान लिया, तो एडजॉइंट ए, तो परस्पर बदलेंगे 4 1, और इसका 2 का -2 और 3 का -3, तो डायरेक्ट है आंसर इसका। कोई भी 2x2 मैट्रिक्स हो, मेन डायगोनल को जब उनके डिजिट बदल देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, और उनके जो है ऑफ डायगोनल के चिन्ह चेंज कर देंगे। या आप अगर इसे नियम से भी निकालते हैं तो नियम के अकॉर्डिंग भी यही इसका आंसर होगा। उसके बाद लेकिन यदि 3x3 है, यदि हमारा 3x3 है, जैसे इसमें क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है 4.5 में, 1 -1 2, 1 -1 2, 2 3 5, 2 3 5, -2 0 1, 1 -1 2, 2 3 5 और -2 0 1। हमें इसका एडजेंट ऑफ निकालना है, मतलब एडजॉइंट निकालना है इसका। कोई मैट्रिक्स मान लेंगे इसे, तो एडजॉइंट ए फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे A11 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। उसके बाद क्या करेंगे, चिन्ह लगा देंगे इसमें हम, डायरेक्ट चिन्ह बताया था आपको, जिसे डायरेक्ट नहीं पता हो वो क्या काम के, -1 का पावर, जो भी यहाँ 1 और 1 है तो इन्हें ऐड कर लेंगे हम। तो -1 का पावर कितना हो गया, एक और एक 2, तो -1 की पावर कितना है 2। उसके बाद क्या है हमारा M11, मतलब उप सारणी, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस M1। तो या तो इस तरह से याद कर लो, नहीं तो डायरेक्ट याद कर लो, माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, उसके बाद प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दो, M11 है, यहाँ M12 है, यहाँ M13 है, M21 है, M22 है, M23 है। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इस चीज़ की तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसे, या 3 1 है, M32 है, M33 है, तो निकाल लो।
तो M11, तो M11 मतलब पहली रो और पहली कॉलम को हटा देंगे, तो 3 एकम 3 डायरेक्ट। अब हम डायरेक्ट करेंगे यहाँ पर, टेबल नहीं बनाएंगे, और ये कितना है 0, तो कितना बचा हमारा 3 माइनस 0 3, क्योंकि 3 माइनस 0 तो 3 बचा हमारा। यहाँ माइनस है तो माइनस कर लेंगे बाहर। M12, तो 12 मतलब पहली रो पहला कॉलम, तो कितना बचा 2 5 माइनस 2 1, तो 2 एकम 2 माइनस 2 एकम 2 माइनस, तो माइनस यहाँ फॉर्मूले में है, अब माइनस यहाँ दिया हुआ, माइनस माइनस प्लस, तो 2 पंजे 10, 10 और 2 12, वो भी माइनस का 12। ठीक है ना, ये आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग है कि आप किस तरह से डील करते हैं। 1 3 यहाँ प्लस है तो प्लस लिखो, 1 3 मतलब ये हो गया और ये हो गया, तो ये बचा 2 3 2 0, तो 0 हो गया, माइनस फॉर्मूले में है ही, अब माइनस यहाँ दिया हुआ तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 दूनी 6, तो क्या आ गया यहाँ पर +6। 8 2 1, 2 1 की बात कर रहे हैं, तो दूसरी रो पहला कॉलम, तो -1 2 0 1 बचा, तो ये -1 और ये 0, तो माइनस पहले से ही है, तो -1 -0, तो माइनस माइनस प्लस, एक ही कम है 2 2, तो जब 2 2 है तो दूसरी रो दूसरा कॉलम हटा देंगे, तो ये 1 और ये माइनस माइनस बाई 1 बचा, और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे -4, अब माइनस होने में है तो माइनस माइनस प्लस, कितना आ गया 5। 2 3 यहाँ माइनस है फॉर्मूले में दिया हुआ है, तो 2 3, तो दूसरी रो थर्ड कॉलम, तो ये वजह 0 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, तो 2 एकम 2, लेकिन माइनस फॉर्मूले में है तो -2, और माइनस माइनस +2। उसके बाद M31, यहाँ प्लस है 3 1 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये बचा 1 2 3 5, तो -5, तो -5 तब माइनस 3 दूनी 6, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है, 3 दूनी 6, तो 6 और 5 -11, तो -11। तो उसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस है 3 2, तो 3 और 2, 3 हटा देंगे और 2 हटा देंगे, तो ये बचा 1 2 2 5, तो 5 का 5 माइनस 2 दूनी 4, तो 5 माइनस 4, 5 माइनस 4, तो -5 में 4 गया, 1 बचा। M33, 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 माइनस 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 प्लस, माइनस 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 प्लस, 2 एकम 2, 3 तो कितना आ गया 5। तो हमें अब निकाल देंगे एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब वही हमारा क्या था, हमने बताया था A11 1 2 आना, तो यहाँ 1 2 इस तरह लिखेंगे 1 3, A21 A22 A23, क्योंकि उल्टा कर दिया हमने, A31 A32 A33, तो रख दो वैल्यू। 1 1 की वैल्यू कितनी है 3, 1 2 की वैल्यू कितनी है -12, और 1 3 की वैल्यू कितनी है 6, तो 3 बार -12 6, उसके बाद 2 1 2 2, तो 1 5 2 1 5 2, उसके बाद -11 और -1 और 5। अब इसका आंसर चेक कर लेते हैं हम, 4.5 का क्वेश्चन नंबर 3 1 -11 -12 5 -1 6 2 5। ठीक है, तो इस तरह से हम उस मतलब एडजेंटो पे निकाल सकते हैं। इसके बाद तो मतलब एडजेंटो पे निकालने के लिए हमने क्या पढ़ा, एडजेंटो पे निकालने के लिए पहले हमने पढ़ा माइनर, माइनर मतलब उपसारणिक, उपसारणिक के बाद हमने क्या पढ़ा, उपसारणिक के बाद हमने पढ़ा सहखंड। ठीक है ना, सहखंड के बाद हमने क्या पढ़ा, सहखंडों का जो मैट्रिक्स है उसका परिवर्त को क्या बोल देंगे हम, एडजॉइंटो पे मतलब सहखंडन। तो इन सभी को पढ़ने के बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक इसमें बचा हुआ वो है इनवर्स। तो इनवर्स कैसे निकाल लेंगे, ठीक है ना, तो इनवर्स जो है
आज हम नहीं निकाल लेंगे, बस सिंपल फॉर्मूला बता देंगे कि इन्वर्स हम किस तरह से निकाल लेंगे। तो अवयव का यदि हमें इन्वर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो हम सारणिक निकालते थे, जो हमारे पास जो सारणिक हमने निकालना सीखा था पीछे, उसकी क्या करेंगे, डिवाइड, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एडजेंट ऑफ ए। तो ये हमारा इन्वर्स निकालने का टेक्निक है। मतलब पहले उसका एडजेंटो पे निकाल लेंगे, उसके बाद उसका हम क्या कर देंगे, उसके सारणिक से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस पर आधारित जो भी सवाल है हमारे, ये सवाल हमारे दिए गए हैं 4.5। तो 4.5 में क्वेश्चन संख्या 5 से 11 तक का हम जो है व्युत्क्रम हम निकाल सकते हैं। यदि कोई बच्चा निकालना चाहता हो तो एडजेंट ऑफ निकाल कर और जो है ए डिटर्मिनेंट से डिवाइड करने के बाद ए इनवर्स हम निकाल सकते हैं। उसके बाद है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट, इन्हें हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको जो है इसमें जो है थोड़ा सा मतलब सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता है कि एक क्वेश्चन को कम से कम 2 या 3 बार आप कॉन्सेप्ट को समझे, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, जब तक जो है हमारा पढ़ाना कहीं ना कहीं अधूरा है। ठीक है, धन्यवाद। आप खुश रहिए और सवाल करते रहिए।